आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे लाइफ इन द यूके टेस्ट का स्टडी गाइड 2026 एडिशन से। और ये आपको पता ही है कि ये एसेंशियल स्टडी गाइड है आईएलआर और ब्रिटिश सिटीजनशिप टेस्ट के लिए। तो आपको जैसे का पता ही है कि मैंने पूरी बुक आपको टीच करने का ये डिसाइड किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए, तो उसकी बेस पे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में ये टीच करूँगा, थोड़े थोड़े पेजेस लेके इस बुक से, और उसके लेसन बनाऊँगा ताकि आप लोग उसको उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दोनों में वॉच करें, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो और उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट आप करें। ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनके लिए स्पेशली बुक का इंट्रोडक्शन है। मैं ये बुक का इंट्रोडक्शन हर वीडियो में इसलिए देता हूँ ताकि आपको भी पता चलता रहे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दरमियान में स्टार्ट करते हैं या अचानक उनके सामने ये वीडियो आ गई तो फिर उन्हें पता हो कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। सो ये जो आप देखें, ये बुक है 2026 एडिशन, ये लेटेस्ट बुक है लाइफ इन द यूके टेस्ट के लिए। और लाइफ इन द यूके टेस्ट आपको करना पड़ता है जब आपने आईएलआर अप्लाई करनी है या ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करनी है। तो ये ऑफिशियल बुक है और इस बुक में 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, 7 और 8 ये इनका टेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है या फिर ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं या फिर ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है। इस बुक में जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं, सिर्फ उन्हीं का टेस्ट होता है। अच्छा, अब आप ये बुक बाय भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लोकल लाइब्रेरी में जाएं तो वहाँ से आपको लाइब्रेरी में बुक मिल सकती है। तो 2 तरीके हैं, आप या तो बाय कर लें या आपके पास बुक है लेट से, तो आप मेरी वीडियो जब देखेंगे तो साथ साथ जो जो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ उसको आप हाईलाइट कर दें, किसी तरह निशान लगा लें, क्योंकि मैं इस बुक में आपको हर चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जगहों से क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो इस जगह से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन चीज़ों को हाईलाइट कर लिया और उन पर फोकस किया तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप लेट से बुक आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप वीडियो में मैं आपको बुक का पेज नंबर भी बताऊंगा, बुक भी का पेज देखेंगे भी आप, और उसके साथ साथ उसमें चीज़ें हाईलाइट होंगी, उसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे भी करें। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है अ लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस हिस्ट्री। इसका मतलब है बहुत लंबी और बहुत ज़बरदस्त तारीख बरतानिया की। तो इसमें हमने बहुत पुराने ज़माने से यानी स्टोन एज से बरतानिया की हिस्ट्री को पढ़ना है और फिर समझना है। तो ये वही सारा इंट्रोडक्शन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं साथ साथ चीज़ें हाईलाइट करता जाऊंगा और आप बाद में कर लें, इस वीडियो के दौरान कर लें या साथ साथ कर लें, जैसे आप को इजी समझ आती है। ठीक है, सो अर्ली ब्रिटेन का मतलब है शुरू का बरतानिया कैसा था। द फर्स्ट पीपल टू लिव इन ब्रिटेन वर हंटर गैदर्स और इन व्हाट वी कॉल द स्टोन एज। सो ये जो सबसे पहले लोग बरतानिया में आए या रहना शुरू किया स्टोन एज के ज़माने में, स्टोन एज यानी पत्थर के ज़माने में, उनको हंटर गैदरर्स कहते हैं। ये वो लोग थे जो अपनी सर्वाइवल के लिए शिकार किया करते थे जानवरों को, यानी बहुत पुराना ज़माना, बहुत ही जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो उस वक्त ये इसको स्टोन एज कहते हैं। For much of the Stone Age, Britain was connected to the continent by a land bridge. People came and went. Okay, so स्टोन एज के ज़माने में बरतानिया जो था, वो ब्रिटेन जो था, वो कॉन्टिनेंट यानी यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था, यानी ज़मीन के ज़रिए जुड़ा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, लेकिन ब्रिटेन केम ओनली बिकेम permanently separated from the continent by channel about 10,000 years ago. So 10,000 साल पहले बरतानिया कॉन्टिनेंट यूरोप से अलग हो गया। ठीक है, यानी टूट गया ज़मीन का, बीच में ज़ाहिर चेंजेस आती रहती हैं, तो ये 10,000 पहले। तो अब ब्रिटेन अलग है, यानी चैनल बीच में आ गया, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश चैनल। अगर आपने फ्रांस जाना हो तो आप डोवर पे जाते हैं, वहाँ से आप शिप लेते हैं और शिप के ज़रिए या फिर आप हवाई जहाज़ के ज़रिए जाते हैं। सो अब वो ज़मीनी रास्ता नहीं रहा। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बरतानिया में सबसे पहले जो लोग आए उनको क्या कहते हैं, उनका नाम हंटर गैदर्स है, ये देखें आप। और उसके अलावा जो लोग
यहाँ पे आए वो हंटर गैदर्स वो कब आए, तो स्टोन एज, बरतानिया कॉन्टिनेंट से कब अलग हुआ, 10,000 साल पहले। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको जहन में रखनी है। द फर्स्ट फार्मर्स अराइव इन ब्रिटेन 6,000 ईयर्स अगो। सबसे पहले जो फार्मर्स आए ना वो 6,000 साल पहले आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। द एंसेस्टर्स ऑफ दीज फार्मर्स probably came from साउथ ईस्ट यूरोप। कभी कभी सवाल ये भी आता है कि ये जो 6,000 साल पहले फार्मर्स आए थे इनके आबाओ अजदाद किस जगह से आए थे, तो वो साउथ ईस्ट यूरोप से आए थे। ओके, दीज पीपल बिल्ड हाउसेज, टोम्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑन लैंड। इन लोगों ने घर बनाए, मकबरे बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए बड़े बड़े। So one of these monuments, Stonehenge, still stands in what is now the English county of Wiltshire। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और आपको स्टोनहेंज के नाम से अंदाज़ा भी हो गया होगा। ये आपको स्टोनहेंज की पिक्चर नज़र आ रही है। तो ये स्टोन एज के ज़माने में उन लोगों ने ये मॉन्यूमेंट्स ऐसे बनाए, इमारतें बनाई। तो एक ये भी थी। अब ये तो ज़ाहिर इसमें काफ़ी टूट छूट गई है, लेकिन पहले पता नहीं कैसी होती होगी। तो ये उनके ज़माने का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो आज भी खड़ा है। अब आपको क्वेश्चन इस बारे में बहुत सारे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोनहेंज किस कंट्री में, इंग्लैंड में। फिर क्वेश्चन आ सकता है स्टोनहेंज कौन सी काउंटी में है, तो विल्टशायर में है। कभी कभी क्वेश्चन यूँ आएगा कि विल्टशायर में जो कि इंग्लैंड की काउंटी है कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपको जवाब में स्टोनहेंज देना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इसको समझ गए और अगर आपने इसको सही तरह से जिसको कहते हैं ना कि इसको तोड़ फोड़ के इसका सही अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर आप जिस तरह मर्जी कोई क्वेश्चन कर ले आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और है, सकारा ब्रे ऑन ऑर्कनी ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इज द बेस्ट प्री हिस्टोरिक विलेज इन नॉर्दर्न यूरोप। स्टोनहेंज अकेला ही एक स्ट्रक्चर नहीं है। इन्हीं लोगों ने स्कॉटलैंड में सकारा ब्रे जो है ओर्कनी जगह का नाम है, वहाँ सकारा ब्रे बनाया। ये भी एक गांव है जो कि पत्थर के स्ट्रक्चर से बनाया, और ये इस तरह की ज़मीन के अंदर खुदाई करके ना सुराख बना के तो उनके अंदर घर बनाए हैं। तो ये स्कॉटलैंड में है। तो ये उस ज़माने के लोगों के दो निशानियाँ, एक स्टोनहेंज और एक स्कॉटलैंड में सकारा ब्रे है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सकारा ब्रे कहाँ पे है, ओर्कनी में है, फिर वो कौन से कंट्री में है, स्कॉटलैंड में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अराउंड 4,000 ईयर्स अगो, अब यहाँ से पढ़ रहे हैं, पीपल लर्न टू मेक ब्रॉन्ज। 4,000 साल पहले लोगों को ब्रॉन्ज बनाने का, आप यूँ कह लें इसको तांबा कहते हैं, थिंक पीतल होता है ना, पीतल के बर्तन होते हैं, कप होते हैं। आप अगर देखें पुराने ज़माने में वो बड़े बड़े प्याले से होते थे, तो वो ब्रॉन्ज होता है। वी कॉल दिस पीरियड ब्रॉन्ज एज। अब जिस ज़माने में पीपल लोगों ने ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाना शुरू की, उनके बर्तन, उनके टूल्स ब्रॉन्ज के कहते हैं, उसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। जिस ज़माने में स्टोन का हर कुछ होता था तो उसको स्टोन एज कहते हैं। So people in round houses and buried their dead in tombs called round barrows। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा सवाल एक आता है कि लोग जो थे वो गोल घर बना के रहते थे, गोल सा उनका घर का स्ट्रक्चर होता था और उनको राउंड बैरोज कहते थे। The people of Bronze Age were accomplished metal workers who made beautiful objects in bronze and gold, and including tools, ornaments and weapons। तो ये लोग जो है accomplished metal workers का मतलब है इनको मेटल धात जो होती है उसका काम बड़ा आसानी से ये कर सकते थे, आता था। तो उसी से ये अपने जेवरात बनाते थे, उसी से अपने टूल बनाते थे, बर्तन वगैरह बनाते थे। द ब्रॉन्ज एज वॉज फॉलोड बाय आयरन एज। अच्छा, ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आ गया। अब आप देखिए कि तरक्की होती जा रही है। सबसे पहले स्टोन एज था यहाँ पे, और लोग पत्थर के ज़माने में रहते थे। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया, उसके बाद आयरन एज आ गया। अब जाहिर है और एडवांस हो गए। आयरन एज में क्या हुआ? So people lived, learn how to make weapons and tools out of iron। तो लोगों को पता चल गया कि कैसे आयरन से बनाना है। तो आयरन की चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा पायदार होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। People still lived in round houses, grouped together into large settlements and sometimes defended sites called hill forts। अब आप ये ज़रा समझें अच्छी तरह से। ये लोग भी राउंड हाउसेस में, इनके घर भी गोल से होते थे जिस तरह झोंपड़ियाँ होती हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि बजाय अकेले अकेले रहने के, इन्होंने सोचा कि एक ही जगह जाके किसी जगह एक
सेटलमेंट बनाते हैं, यानी गांव का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद शहर, क्योंकि अकेले रहने में ये होता था कि ख़तरा भी होता था कोई आके लूट मार कर जाए, अटैक कर जाए, तो अगर इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये इकट्ठे रहना शुरू हो गए। तो ये जो सेटलमेंट्स हैं इनको हिल फोर्ट्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये लोग फिर ऐसा करते थे कि अगर इकट्ठा रहना है तो पहाड़ी की चोटी पे जाके मकान बनाया करते थे, और उस पहाड़ी के चारों तरफ गड्ढे खोद के उसमें पानी डाल दिया करते थे ताकि कोई अटैक ना कर सके। पुराने ज़मानों में ना लूट मार और ये अटैक करने का, ज़ाहिर है गुरबत के ज़माने थे तो लोग एक दूसरे से छीन छान खा लेते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें लूट मार कर ली। तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में रहते थे। पहाड़ी के ऊपर गांव बनाया और उस पहाड़ी के इर्द गिर्द एक जिसको कहते हैं ना खाई सी बना दी ताकि कोई आ ना सके, अपने लिए रास्ते रखे होते थे ज़ाहिर है। तो इसको मेडन कासल कहते हैं। अ वेरी इम्प्रेसिव हिल फोर्ट कैन स्टिल बी सीन टुडे एट मेडन कासल इन द इंग्लिश काउंटी ऑफ डॉर्सेट। तो उस ज़माने का ये जो गांव अभी जिसका मैंने तस्करा किया है वो उस तरह का एक आज भी देखा जा सकता है। अगर आप डॉर्सेट जाएं, इंग्लिश काउंटी ऑफ डॉर्सेट में, तो वहाँ मेडन कासल उसका नाम है, ठीक है। तो आप गूगल करके देख भी सकते हैं, आपको इमेज भी नज़र आ जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होगा कि आयरन एज के ज़माने के जो मेडन कासल है बनाया वो किस कंट्री में है? इंग्लिश काउंटी ऑफ डॉर्सेट में है, या कंट्री का नाम आ सकता है या फिर काउंटी का नाम आ सकता है, ठीक है। पीपल वर फार्मर्स एंड क्राफ्ट वर्कर्स, ओके इसको छोड़ते हैं। द लैंग्वेज दे स्पोक वाज केल्टिक लैंग्वेज फैमिली। क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन एज के ज़माने के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो उस लैंग्वेज का नाम है केल्टिक लैंग्वेज। अब देखिए मैं आपको हर सेंटेंस पढ़ाता हूँ, लाइन पढ़ाता हूँ, साथ बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आप इसके बाद तो जाहिर है ये तो बहुत आसान हो गया ना फिर आपके लिए, तो इसको इस तरह आपने याद रखना है। कोशिश यही है कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आएं, याद हों। ओके, द पीपल ऑफ आयरन एज had a sophisticated culture and economy. आयरन एज के ज़माने के लोगों का कल्चर बहुत एडवांस था। सोफिस्टिकेटेड का मतलब सिंपली एडवांस है, यानी इतना एडवांस उस ज़माने के मुकाबले में ना, कि पहले पत्थर के ज़माने के, ब्रॉन्ज़ के ज़माने के, उनके मुकाबले में एडवांस था। आप उसको आज के ज़माने से नहीं समझेंगे। They made the first coins to be minted in Britain, inscribed with the names of Iron Age kings. ओके, क्यों एडवांस था? उन्होंने सबसे पहले कॉइन्स बनाना शुरू किए। ये जिस तरह होता है ना, जिस तरह आज आपके पास 50p, 1 पाउंड, 2 पाउंड, तो इस तरह के तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो रोज़ के मामलात होते हैं इनको डील करने के लिए कोई पैसा वगैरह होना चाहिए, तो उन्होंने कॉइन्स बनाए। फिर उन कॉइन्स के ऊपर उन्होंने अपने किंग्स क्वींस के नाम और में भी तस्वीरें बनाई हों, तो उससे पता चलता है आज के कौन सा किंग किस ज़माने का था, यानी एक तारीख वहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। ओके, द रोमन्स। तो अभी हम द रोमन्स को पढ़ेंगे। रोमन्स कौन है? जूलियस सीजर लेड रोमन इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन इन 55 BC। ये आपको उस ज़माने से ना, पुराने ज़माने से लेकर आज तक थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारों की बताई जा रही हैं ताकि आपको जनरल सा आइडिया हो। 55 BC में जूलियस सीजर जो कि रोमन एम्पर था, उसने बरतानिया पे अटैक किया ताकि उसको कब्जा कर ले। This was unsuccessful and nearly 100 years Britain remained separate from the Roman Empire. तो ये सक्सेसफुल ना हो सका और 100 साल तक बरतानिया रोमन एम्पायर के कब्जे से बाहर रहा। फिर क्या हुआ? In AD 43 Emperor Claudius led the Roman army in a new invasion. Emperor Claudius ने AD 43 में दोबारा अटैक किया। This time there was resistance from some British tribes, but the Romans were successful. कुछ लोगों ने मुज़ाहमत की, मुकाबला किया बड़ा डट के सख्त, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो सके और इस तरह रोमन आर्मी ने बरतानिया पे ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट ऑल द ब्रिटेन, सारे बरतानिया को कब्जे में कर लिया। One of the tribal leaders who fought against Romans was Boudica. एक ट्राइबल लीडर जो थी Boudica, क्वीन थी, and the queen of Iceni, okay, is what is now Eastern England. तो उनके मुकाबले में जब वो आए तो एक आइसनी जो क्वीन थी, आइसनी जगह का नाम था जिसको आज ये ईस्टर्न इंग्लैंड कहते हैं,
वहाँ पे क्वीन थी, उसका नाम था बॉडिका। उसने बड़ा डट के मुकाबला किया, उसको बड़ा टफ टाइम दिया रोमन आर्मी को, ठीक है। लेकिन फिर ज़ाहिर है हार गई, शिकस्त खा गई, और रोमन आर्मी जो है वो उसका कब्जा हो गया। लेकिन वो अपनी बहादुरी की वजह से शी स्टिल रिमेंबर टुडे, एंड देयर इज़ अ स्टैचू ऑफ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज नियर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आप हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जाएं, जिसको बिग बेन के पास ब्रिज है, तो उस ब्रिज के एक साइड पे आज भी उस क्वीन का घोड़े के ऊपर बैठी हुई है, और उसका वो एक स्टैचू बुद्ध सा बना हुआ है, ठीक है। ये उसकी बहादुरी की एक तरह से उसको याद रखने के लिए, ठीक है। So areas of what is now Scotland were never conquered by the Romans. जो आज के दौर का जो स्कॉटलैंड है, इसको रोमन्स ने कभी भी कब्जा नहीं कर सके। And Emperor Hadrian built a wall in the north of England to keep out Picts, ancestors of Scottish people. Okay, अब ये बात समझे आप। रोमन जब आए तो उन्होंने इंग्लैंड, वेल्स और इस सारी जगहों पे कब्जा कर लिया, लेकिन स्कॉटलैंड पे कब्जा ना कर सके। वो लोग बड़े बहादुर थे, बड़े जंगजू थे। तो एम्परर हेड्रियन जो था, उसको डर लगा कि इतने बहादुर हैं तो कहीं आके हमारी हुकूमत कोई न छीन ले। तो उसने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान एक दीवार बना दी, और उस दीवार का नाम है हेड्रियन वॉल। और उस दीवार में जगह जगह पे, जिसको कहते हैं ना, चौकियां बनाई, और उसमें आर्मी होती थी, और उसको वो छोटे छोटे फोर्ट्स बनाए। Included in the wall were forts. Parts of Hadrian walls, including forts of Housteads and Vindolanda, can still be seen. वो वहाँ पे उसने चौकियाँ बनाई, और उन चौकियों में थोड़ी थोड़ी फौज रखी, ताकि वो, जिसको कहते हैं ना, पहरा दे। वहाँ पे देखें कि कोई दीवार फलांग के इधर तो नहीं आ रहा, या कोई दीवार को तोड़ के तो अटैक करने का तो प्रोग्राम नहीं है। तो वो जो दीवार थी, उसका नाम था हेड्रियन वॉल। अब क्वेश्चन आएगा कि हेड्रियन वॉल किसने बनाई? तो जाहिर है एम्परर हेड्रियन ने बनाई। और या फिर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एम्परर था जिसने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान एक दीवार बनाई? तो हेड्रियन नाम है। फिर आएगा कि उस दीवार के दौरान अंदर आज भी जो दो किले देखे जा सकते हैं, फोर्ट्स, उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है हाउस्टेड्स एंड विंडोलांडा, ठीक है। और ये यूनेस्को साइट्स हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यानी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द रोमन्स रिमेन इन ब्रिटेन फॉर 400 ईयर्स। रोमन्स बरतानिया में 400 साल तक रहे। दे बिल्ट रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, created structure of law and introduced new plants and animals. ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मैं स्पेशली हाईलाइट करता हूँ। 400 साल तक रोमन्स यहाँ पे रहे, ये आपको सवाल आएगा, ठीक है। उन्होंने फिर दे बिल्ट रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग। फिर उनका आपको यूं क्वेश्चन आ सकता है कि ये चार ऑप्शंस में से कौन से 3 काम या कौन से 2 काम रोमन्स ने किए? सो फॉर एग्जांपल, बिल्ट रोड्स, उन्होंने रोड्स बनाए, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई, ठीक है, जैसे टॉयलेट्स बनाई, पब्लिक हाउसेस बनाए, क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, कानून को शक्ल दी, एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कभी आपको 4 ऑप्शंस में से कहेंगे कि 3 चूज करें जो इन्होंने काम किए, कभी आपको आएगा कि 4 में से 2 चूज करें जो इन्होंने काम किया। तो जाहिर है वो 2 आपने देखना होगा कि इनमें से कोई हो। इट वॉज ड्यूरिंग द 3rd and the 4th centuries, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। During the 3rd and the 4th centuries AD that the first Christian communities began to appear in Britain. So तीसरी और चौथी सदी के दौरान पहली बार यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटीज आना शुरू हुई। यानी तीसरी और चौथी सदी के में, इससे पहले कोई यहाँ पे रिलीजन नहीं था। फिर ये क्रिश्चियन मिशनरीज आए और उन्होंने आके यहाँ पे तबलीग की और जो भी है, ठीक है। तो कभी आपको सवाल आएगा ट्रू फॉल्स में कि इट वाज ड्यूरिंग द 2nd and the 3rd centuries ब्रिटिश ये क्रिश्चियन कम्युनिटीज बिगेन टू अपीयर इन ब्रिटेन। सही है या गलत है? तो आपको याद रखना है कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज 3rd और 4th सेंचुरीज में आई, ठीक है। तो ये आज का लेसन इतना है, और अब आपने क्या करना है कि ये आपका होमवर्क है। आपने वीडियो को यहाँ स्टॉप करना है। हमेशा की तरह मैं हर लेसन के बाद आपको 8-10 सवाल देता हूँ, ताकि आपकी रिवीजन भी हो और आपको पता चले कि आपने कितना लर्न किया। वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ें, आंसर्स लिखें। अपनी एक बुक बनाएं और उसमें आप अपने आंसर्स लिखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पूरा सेंटेंस लिखें, जिस तरह आप आराम से, जिस तरह अभी आप अपनी ज़बान में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चले। और फिर वापस जाएं, बुक में अगर चीज़ें हाईलाइट की हैं तो वहाँ से देखें, और अगर बुक में हाईलाइट नहीं की तो वीडियो पे जाके देखें कि इन सवालों के जवाब हमने कवर किए हैं तो वो क्या जवाब है। इससे आपको पता चलता जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे जा रही है, ठीक है। सो आज का लेसन ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर अगले लेसन में बात करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बाय।